अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें होता क्या है। इसमें हम कोई भी अगर मटेरियल लेते हैं, कोई बार लेते हैं और उसमें हम लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स हम लगाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो कंप्रेसर जो उसका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो श्रंक करता है और वो मटेरियल लंबे वायर में खिंच जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है परसेंटेज एलोंगेशन पे। सो जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है वो होता है फाइनल लेंथ माइनस गेज लेंथ अपॉन गेज लेंथ इंटू 100। तो किसी भी अगर मटेरियल को हम खींचते हैं तो कितना खींचने पे हम बोलेंगे कि वो डक्टाइल है, तो इसको जो पैरामीटर डिफाइन करता है वो होता है परसेंटेज एलोंगेशन। सो अगर परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू 5% से ज़्यादा होती है तो वो मटेरियल डक्टाइल माना जाता है। अगर परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू 5% से कम होती है तो मटेरियल ब्रिटल माना जाता है। अगली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो होती है ब्रिटलनेस। सो ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि वो मटेरियल यील्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस बिल्कुल नहीं होंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, और जो फेलियर होगा वो सडन फेलियर होगा। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटल मटेरियल्स का यूज़ करना बहुत ही सेफ नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो मटेरियल्स हम यूज़ करें वो जितने ज़्यादा डक्टाइल हों उतना बेहतर होता है। जैसा कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में भी हम पढ़ते हैं, डक्टाइल डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्रिटलनेस क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होती है? क्योंकि जो फेलियर्स होते हैं वो सडन होते हैं। कोई भी सिविल इंजीनियर ये नहीं चाहेगा कि जो स्ट्रक्चर वो बना रहा है उसमें किसी भी एलिमेंट में कोई फेलियर ऐसा हो जो बिना वार्निंग दिए हो जाए और जिससे फाइनली डैमेज हो जाए। मैंने बताया था परसेंटेज एलोंगेशन, उसकी डेफिनेशन थी फाइनल लेंथ माइनस गेज लेंथ अपॉन गेज लेंथ इंटू 100। सो ब्रिटल मटेरियल्स के केस में जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है वो लेस देन 5% होता है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एलोंगेशन न के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी के केस में क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मटेरियल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स। अब इसमें और डक्टिलिटी में एक बेसिक अंतर है। आप देख रहे हैं कि मेलिएबिलिटी में भी जो क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है, सिमिलरली डक्टिलिटी में भी जो क्रॉस सेक्शन था वो रिड्यूस हो रहा था। बट डक्टिलिटी में जो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा था वो टेंसाइल फोर्स के एप्लीकेशन से या लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के एप्लीकेशन से हो रहा था, जबकि मेलिएबिलिटी में जो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है वो कंप्रेसिव फोर्स के एप्लीकेशन से हो रहा है। फोर्स ऊपर से नीचे लगेगी और थिन शीट्स में जो मटीरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टिफनेस। स्टिफनेस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशंस ऑन हाई लोड। अब इसे बहुत ध्यान से हमें समझना होगा। स्टिफनेस का मतलब होता है कि जो मटेरियल है उसमें हम कितना भी लोड बढ़ाते जाएंगे पर उसमें डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा। मटेरियल जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन करना उतना ही मुश्किल होगा। आने वाली स्लाइड्स में हम एक पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे जिसे यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसके और स्टिफनेस के बीच के कोरिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो डिफॉर्मेशंस को रोकने की क्षमता रखता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है टफनेस। सो टफनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वर्च्यू से जो मटेरियल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रैक्चर होने से पहले। जैसा कि एग्जांपल है, मेरे हाथ में एक ग्लास की प्लेट है, मैंने उसे नीचे फेंका, यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी उस पर इम्पार्ट की है। कांच आप देखेंगे तुरंत टूट जाएगा, वहीं अगर मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है मैं उसे फेंकूंगा वो आसानी से टूटेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लकड़ी की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता टूटने से पहले कांच के कंपेरेटिवली ज़्यादा थी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जिसमें वो लार्ज एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रैक्चर होने से पहले, इसे टफनेस कहते हैं। तो कई बार हम इस बात में कंफ्यूज होते हैं। कई बार आपसे जनरली भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लास ज़्यादा टफ होता है कि वुड ज़्यादा टफ होता है, तो सुनने में हमको ऐसा लगता है कि ग्लास हार्ड दिखता है तो ग्लास टफ भी होता होगा। पर यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर रखना होगा कि टफनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे वो मटेरियल टूटने से पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा। तो अगली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो होती है हार्डनेस। हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन कैन ईजिली पेनिट्रेट और इंडेंट विद इन अ मटीरियल। यदि हम किसी मटीरियल के ऊपर आसानी से खरोंच बना सकें या उसमें आसानी से छेद कर सकें तो उस मटीरियल की हार्डनेस कम होगी। अगली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि यदि किसी मटीरियल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में एक जैसी है तो हम उस मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे।
अगली प्रॉपर्टी होती है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थ्रू आउट द सेक्शन सेम होती है। आइसोट्रॉपी में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि होमोजेनिटी में थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कवर किया था हमने कॉन्सेप्ट, वो थे सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी मटेरियल की। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम समझेंगे वो है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर न्यूमेरिकली देखें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पर क्या ये प्रेशर के बराबर होता है? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हाँ तो किस तरह से, और अगर ना तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, मैं उसे खींचता हूँ तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मटेरियल है उसमें खिंचाव हम महसूस कर पा रहे हैं। स्ट्रेस कहीं ना कहीं इस इंटरनल रेजिस्टेंस या इस इंटरनल खिंचाव को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रेशर नहीं होता, प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल पुश या पुल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम स्ट्रेस की यूनिट्स के बारे में समझते हैं। स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें ये समझना होगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है। अगर हम रफली देखें तो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 100 ग्राम्स ऑफ फोर्स, विच इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय एन एप्पल व्हेन यू कीप इट ऑन योर पाम। अब अगर आप एक एप्पल को एक 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया में रखेंगे तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा आप सब समझ सकते हैं। ये बहुत ही छोटी फोर्स होती है, जबकि स्ट्रक्चर्स में हम बहुत ही लार्ज फोर्सेस पे काम करते हैं। इसीलिए जो पास्कल यूनिट होती है उससे हम मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में एनकाउंटर नहीं करते हैं। जो दूसरी यूनिट्स हैं, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो हम एनकाउंटर करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो होती है मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रिलेशनशिप्स इन बिटवीन मेगा पास्कल, गीगा पास्कल एंड द पास्कल। सो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 to the power 6 पास्कल, और वी कैन से 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Similarly, 1 gigapascal is equal to 10 to the power 9 pascals. You have to remember these relationships whenever you will be solving numericals. Now, as I told you that the formula for stress and pressure both is force upon area, force per unit area. प्रेशर में जो फोर्स होती है वो एक्सटर्नल फोर्स होती है, उसको हम जब पर यूनिट एरिया से डिवाइड करते हैं तब हमें प्रेशर मिलता है। स्ट्रेस में जो फोर्स होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस मटेरियल का। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हम ये पाते हैं कि जो भी एक्सटर्नल बल लग रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही होता है, इसलिए दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। अब एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जो प्रेशर होता है उसका जो नेचर होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये मटेरियल के अंदर कभी भी नहीं लग रहा होता है, ये सुपरफिशियली या सरफेस पे लग रहा होता है जिससे कि डिफॉर्मेशंस हो रहे होते हैं। जबकि स्ट्रेस जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब ये मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट में हो रहा होता है या लग रहा होता है। दूसरा जो डिफरेंस हमको समझना है वो ये है कि प्रेशर कैन लीड टू स्ट्रेस। प्रेशर लगने पे मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, पर स्ट्रेस लगने के कारण मटेरियल में प्रेशर डेवलप नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो हमको समझनी है वो ये कि जो प्रेशर है वो मेजरेबल होता है। लेबोरेटरी में आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेस जो होता है उसको मेजर करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं बना है। स्ट्रेस इज ऑलवेज कैलकुलेबल। Using some mathematical formulas or using some indirect equations, you can always calculate stress. But same is not true with the pressure. अगला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, हमने पास्कल लॉ में पढ़ा है कि प्रेशर किसी भी बिंदु के सभी दिशाओं में एक समान होता है। प्रेशर इज सेम एट ऑल द डायरेक्शंस एट अ गिवन पॉइंट, जबकि स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे स्ट्रेस अलग हो सकती है, दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेस अलग हो सकती है।